सो हेलो एवरीवन। हमने अभी तक जो इससे पहले हमने क्या पढ़ा है, इससे पहले हमने कंप्लीट कर लिया ऑल दी एप्लीकेशंस ऑफ ईसीएस। हमारे जो ईसीएस है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है, उसके कौन कौन से एप्लीकेशंस होते हैं मैं आपको वापस एक बार रिकॉल करा देती हूँ। पहले हमने पढ़ा था अबाउट द ऑक्सीडाइजिंग नेचर एंड द रिड्यूसिंग नेचर, जिसको हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी बोलते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट भी बोलते हैं। देन वी हैव स्टडीड अबाउट द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल के बारे में, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था अबाउट द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और हमारे पास फिफ्थ जो पॉइंट था वो था कि कौन से मेटल हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर पाएंगे फ्रॉम द डाइल्यूट एसिड सोल्यूशन, ठीक है। हमने वो सब देख लिया। अब उससे रिलेटेड हम एक सवाल करने जा रहे हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि निकल मेटल कैन डिस्प्लेस विच ऑफ द फॉलोइंग आयन फ्रॉम इट्स एक्वस सॉल्यूशन। निकल मेटल जो होता है वो कौन से आयन को डिस्प्लेस कर पाएगा उसके एक्वस सॉल्यूशन से। तो हम जानते हैं डिस्प्लेसमेंट में हमें एक चीज़ दिमाग में रखनी होती है, जो फॉर एग्जांपल आपने क्या पढ़ा था कि जो मोर रिएक्टिव होगा, जो भी मोर रिएक्टिव होगा, जो आपने देखा निकल की जो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है वो क्या है, ज़ीरो है। तो जो मोर रिएक्टिव शुड बी इन, और जो भी ज़ीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा आप उसको देखोगे कि वो मोर रिएक्टिव है या लेस रिएक्टिव है फॉलोइंग से, मतलब जिंक से, कॉपर से, मैग्नीशियम से और पोटाशियम से, ठीक है। तो हम जानते हैं कि जो ऊपर होगा ईसीएस की सीरीज़ में, जो ऊपर होगा दैट विल रिप्लेस नीचे वाला। जो हमने सिंपली याद किया था ट्रिक कि ऊपर वाला विल डिस्प्लेस नीचे वाला इन केस ऑफ मेटल, ठीक है। हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि जो ऊपर वाले होते हैं एलिमेंट्स वो नीचे वाले एलिमेंट्स को डिस्प्लेस करेंगे मेटल के केस में। तो हम, अगर आपको भी ईसीएस याद नहीं हुआ है तो वी कैन रेफर टू द ईसीएस। हम लोग ईसीएस को रेफर करते हैं। अब आप देखो इसमें कि ये निकल है, ठीक है, और आप देख रहे हो कि निकल जो है यहाँ पर निकल है, ओके। और आपके पास ये रखा हुआ है मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर, मैग्नीशियम, पोटाशियम। तो आप जानते हो कि पोटाशियम तो भाई ऊपर होती है। पोटाशियम हमारे पास पोटाशियम जो होती है वो ऊपर होती है, ठीक है। फिर आपने देखा कि जिंक की क्या प्लेस है, तो आपने देखा कि जिंक जो है वो भी ऊपर हमारे पास है। मैग्नीशियम भी हमारे पास जो है वो ऊपर लाई कर रही है। सिर्फ जो कॉपर है वही हमारे पास जिंक के नीचे लाई करती है, क्योंकि आपने पढ़ा था छापा मेटल जो होते हैं वो हाइड्रोजन के नीचे होते हैं। तो इसका मतलब जो कॉपर है वो लेस रिएक्टिव है, और जो निकल है उसको कॉपर को डिस्प्लेस कर सकती है। तो इस सवाल में क्या आंसर होगा, कॉपर होगा, ठीक है। निकल कैन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स एक्वस सॉल्यूशन। तो इस सवाल का क्या आंसर होगा, निकल कैन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। अब हम दूसरा सवाल देखते हैं। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कुछ रिएक्शंस दे रखे हैं, और आपने देखा एक चीज़ आप गौर करो कि इन रिएक्शन में डिस्प्लेसमेंट तो हो ही रहा है, साथ में कुछ जो हमारे पास मेटल है या फिर जो भी एलिमेंट्स हैं वो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और जो बाकी हमारे पास है वो अनायन के फॉर्म में है, ठीक है। तो जब भी कोई भी एलिमेंट अनायन के फॉर्म में होगा तो आप जान जाओगे कि वो क्या है, नॉन मेटल होगा, क्योंकि जो मेटल होते हैं दे विल फॉर्म द कैटायंस, ओके। और जो नॉन मेटल्स होंगे वो फॉर्म करेंगे अनायन को। तो आप अनायन को देख के जान जाओगे कि यहाँ पर किसकी बात हो रही है, नॉन मेटल्स की बात हो रही है। अब यहाँ पर सवाल दे रखा हुआ है, अरेंज P2, Q2, R2 एंड S2 इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SOP, ठीक है। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SOP मतलब क्या हो गया, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SRP में पूछा है आपसे। अब आपको क्या देखना है कि यहाँ पर रिएक्शंस दे रखे हुए हैं। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, आपने देखा कि जो Q2 है वो ज़ीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ओके। आपने देखा ज़ीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और क्या वो जो अनायन को है, मतलब अनायन हो गया, इसका मतलब वो आयन के फॉर्म में है अपने एक्वस सॉल्यूशन में, ठीक है। ये आपको मतलब एक बहुत ही जनरल वे है सवाल देने का कि आप पहचान पाओ जब भी मेटल हमारे पास, जैसे कि अगर कोई भी वेरिएबल, जैसे मान लो ABCD लिखा हुआ हो या फिर PQRS लिखा हुआ हो, कभी भी SWT लिखा हुआ, जहाँ पर भी वेरिएबल्स वाले क्वेश्चंस होंगे वहाँ पर आपको देखना है कि अनायन मेंशन होंगे तो वो नॉन मेटल होगा, क्योंकि नॉन मेटल्स जो होते हैं वो अनायन बनाते हैं। और अगर कैटायन मेंशन होंगे तो वो मेटल्स होंगे, और अगर कुछ भी मेंशन नहीं होगा तो आप उसको अपने आप से मेटल मान लोगे। अगर A+ नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ A लिखा हुआ है, तो आप उसको मान लोगे कि हाँ ये मेटल की बात हो रही है। बट अगर A+ लिखा हुआ है तो आप वहाँ पर मान लोगे कि हाँ ये मेटल की बात हो रही है, और अगर A- लिखा हुआ है तो आप जान जाओगे कि वो नॉन मेटल्स की बात हो रही है, ठीक है। तो आपने देखा जो Q2 है वो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और ये P को डिस्प्लेस कर पा रहा है, ठीक है। ये P को डिस्प्लेस कर दे रहा है। तो इससे क्या कंक्लूजन आता है हमारे पास, जो Q2 है वो P2 से मोर रिएक्टिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप नेक्स्ट जो रिएक्शन दे रखी हुई है, Q2 जो है वो R को डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा, रिएक्शन नहीं हो रही, इसका मतलब जो Q2 है वो R2 से लेस रिएक्टिव है।
थर्ड जो रिएक्शन दे रखी हुई यहाँ पर जो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में हमारे पास है वो P2 है, और वो S को, ये आप मत समझो कि ये फॉस्फोरस सल्फर दे रखा हुआ है, ये आपको नॉर्मल PQRS लिखा हुआ है, इसका मतलब ये वेरिएबल्स दे रखे हुए हैं, ठीक है। जो ये जो P2 है वो S को डिस्प्लेस कर ले रहा है, इसका मतलब इट इज़ मोर रिएक्टिव। तो यहाँ से क्या निकल के आता है कि P2 जो है वो S2 से मोर रिएक्टिव है। और आप जान गए हो क्योंकि ये अनाइंस के फॉर्म में दे रखा हुआ है, तो आप जान गए हो कि यहाँ पर किसकी बात हो रही है, नॉन मेटल्स की बात हो रही है। और आप ये चीज़ जानते हो कि नॉन मेटल में क्या होता है, ट्रेंड क्या होती है, ठीक है। कौन किसको डिस्प्लेस कर पाता है वो आपने पहले पढ़ा हुआ है। तो इसमें कौन सी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, आपने जो यहाँ पर कंक्लूजन लिखा है उसके बेसिस पे आप बताओगे कि कौन सा मोर रिएक्टिव है। तो जो Q2 है वो P2 से तो मोर रिएक्टिव है, बट जो Q2 है वो R2 से लेस रिएक्टिव है। इसका मतलब पहले हमारे पास हो गया R2, उसके बाद Q2, और जो P2 हमारे पास है वो Q2 से तो लेस रिएक्टिव है, बट वो S2 से मोर रिएक्टिव है। तो पहले हमारे पास क्या होगी, रिएक्टिविटी में क्या होगी, पहले R2 होगा, उसके बाद वी विल हैव Q2 होगी, देन P2 होगी, और जो लीस्ट रिएक्टिव हमारे पास होगा वो क्या होगी, S2 होगी, ठीक है। क्लियर है, साफ आ रहा है सवाल? ठीक है। फिर हम ये चीज़ जानते हैं कि इन द केस ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, जब इन द केस ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल की बात क्या होती है, तो हम किसे बोलते हैं कि कौन सा नॉन मेटल में क्या उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मतलब खुद एक्सेप्ट करेगा तो क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल जो हमारे पास होती है वो क्या होती है, रिडक्शन पे डिपेंड करती है। रिडक्शन मतलब SRP के डायरेक्ट रिलेशन में हो गया, और SRP के रिलेशन में हो गया तो आपसे क्या पूछ रहा है, SOP पूछ रहा है, तो इसका मतलब SOP के साथ में इनवर्स रिलेशन में हो गया। अगर SOP बढ़ेगा तो सिंपल सी बात है, रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल जो होगी वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो हाईएस्ट SOP जिसकी होगी उसकी लीस्ट रिएक्टिविटी हो जाएगी। और आपसे पूछा क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SOP, मतलब किसकी हाईएस्ट SOP होगी, जिसकी लीस्ट रिएक्टिविटी है उसकी हाईएस्ट SOP हो जाएगी। तो डिक्रीजिंग, क्योंकि आपसे ऑर्डर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि इंक्रीजिंग पूछा है कि डिक्रीजिंग पूछा है। डिक्रीजिंग मतलब सबसे जो बड़ा होगा आप उसको पहले लिखोगे, और जो सबसे बड़ा कौन सा होगा, जिसकी रिएक्टिविटी लीस्ट होगी। तो S2 होगा, फिर P2 होगा, फिर Q2 होगा, फिर R2 होगा, S2 P2 Q2 R2। इट्स क्लियर। ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये एग्जामिनेशंस में आता है, ये कॉम्पिटिशन्स में भी पूछा जाता है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे आपके बेसिक कंसेप्ट बहुत क्लियर हो जाएंगे। अब हम एक और सवाल करेंगे, ये एम्स में आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको रिएक्शन दे रखी हुई है, ई नॉट वैल्यू दे रखा हुआ है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वो भी स्टैंडर्ड के फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ई नॉट लिखा हुआ है। फिर आपको ये रिप्रेजेंटेशन दे रखी हुई कि Fe+3 जो है वो चेंज किस में हो रही है, Fe+2 में, और इसकी वैल्यू दे रखी हुई है 0.77 वोल्ट, ठीक है। फिर आपको ई नॉट दे रखा हुआ है, I2 दे रखा हुआ, चेंज हो रहा है 2I- में, और उसकी जो वैल्यू दे रखी है 0.54 वोल्ट। फिर आपसे वो पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट, इसमें से कौन सा करेक्ट होगा। पहला ऑप्शन है Fe जो +2 है वो Fe+3 में कन्वर्ट होगा। दूसरा ऑप्शन क्या है, अमाउंट ऑफ Fe+2 डिक्रीज होगा। थर्ड ऑप्शन क्या है, I2 आयोडीन विल बी रिड्यूस टू -I, आयोडाइड आयन में चेंज होगा। अमाउंट ऑफ I- आयन जो होगा वो इंक्रीज करेगा। एंड रेशियो ऑफ अमाउंट्स ऑफ Fe+2 एंड Fe+3 इंक्रीज। ये आपसे सवाल पूछा है, इसमें से कौन सा सही होगा। जब भी इस तरह का सवाल आएगा तो व्हाट यू हैव टू डू इज़, आपने देखा कि देखो बच्चे बहुत बार क्या होते हैं, इस रिप्रेजेंटेशन को लेके बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, कि वो सोचते हैं कि इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है, लॉस हो रहा है ना, क्योंकि आप देख रहे हो ना कि यहाँ पर +3 चार्ज प्लस है, ठीक है। आप देख रहे हो कि इसको +2 में कन्वर्ट होना है, तो इसके मतलब इसमें एक इलेक्ट्रॉन का गेन होगा, तभी वो हमारे पास जो चार्ज है वो कम हो पाएगा, ठीक है। +3 है, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करोगे तो वो +2 में चेंज हो जाएगा। तो आप जानते हो, फिर देखते हो, अच्छा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिडक्शन होती है। तो आप यहाँ से आप आओगे कि हाँ ये रिडक्शन की इक्वेशन है, मतलब ये SRP की इक्वेशन दे रखी हुई है। इससे एक सिंपल तरीका होता है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में वो हेल्प करेगा। जब भी ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पर क्या ऑक्सीडेशन नंबर है +3, और यहाँ पर क्या है +2 है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हमारे पास क्या होती है, रिडक्शन होगी, और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हमारे पास क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी। तो यहाँ से आप देखोगे ऑक्सीडेशन नंबर अपनी सहूलियत के लिए, आपको समझने के लिए, और आप सही क्वेश्चन को जल्दी से करने के लिए आप देखोगे कि ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है, तो इसका मतलब ये रिडक्शन है, मतलब ये जो वैल्यू है वो किसकी है, SRP की दे रखी हुई है।
फिर आप देखोगे यहाँ पर 0 से -1 हमारे पास हो रही है, इसका मतलब ये भी रिडक्शन ही हुआ, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये जो वैल्यू है 0.54 वोल्ट दे रखी है, ये भी SRP की वैल्यू हुई है। और जब भी इस तरह का क्वेश्चन दे रखा हो, चाहे यहाँ पर आपके पास 2 ही वैल्यूज़ दे रखी हुई हैं, अगर ये 4 वैल्यूज़ पे दे रखे तो उसमें आप पहले फाइंड करोगे किसकी मैक्सिमम SRP है और किसकी मिनिमम SRP है। सबसे पहले आप यही काम करोगे। तो आप, क्योंकि आपके पास यहाँ पर सिर्फ 2 वैल्यूज़ दे रखी हुई हैं, तो आप इसमें बोलोगे कि दिस इज द मैक्सिमम SRP और ये हो गया हमारे पास मिनिमम SRP। मैक्सिमम SRP का मतलब होता है रिडक्शन होना, ठीक है। हाईएस्ट SRP मतलब रिडक्शन होगा ही होगा, तो यहाँ पर रिडक्शन जो होगा वो ईजिली होगा। ये मैं आपको सोल्यूशन बता रही हूँ कि आपको कैसे अप्रोच करना होता है इन क्वेश्चंस को, ठीक है। तो रिडक्शन में क्या होगी, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो Fe+3। अब इसको आपने देखा कि हाँ यहाँ पर रिडक्शन होगी, और जहाँ पर मिनिमम SRP होगी मतलब SRP कम है, तो वहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन आसानी से हो जाएगा। अब आपने इतना पहचान लिया कि हाँ मिनिमम SRP होगी, मैक्सिमम SRP होगी, अब वहाँ पर क्या क्या होगा आपने देख लिया। अब आपका सेकेंड स्टेप पड़ता है कि आप क्या करोगे उसमें, आप इसकी इक्वेशन लिखोगे। तो आपने बोला यहाँ पर रिडक्शन आसानी से होगा, तो यू हैव टू राइट द इक्वेशन ऑफ रिडक्शन। रिडक्शन की हमारे पास क्या होती है, Fe+3 जो हमारे पास होगा वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और वो कन्वर्ट होगा Fe+2 में, तो ये रिडक्शन हमारे पास हो गया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। यहाँ पर ऑक्सीडेशन आसानी से हो रहा है, ठीक है, ऑक्सीडेशन मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये आप देख रहे हो कि जब 0 से -1 में आ रहा है तो क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। और अगर आपको ऑक्सीडेशन की इक्वेशन लिखनी है तो आप क्या करोगे, आयोडाइड आयन से आप आयोडीन में आओगे, यहाँ उल्टा आओगे आप। तो ऑक्सीडेशन की हमारे पास रिएक्शन क्या बनेगी, I- जो हमारे पास होगा वो कन्वर्ट होगा I2 में और इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा। जब आप इसको बैलेंस करोगे तो यहाँ पर आपका 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, यहाँ पर भी आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया ऑक्सीडेशन की रिएक्शन आपने लिख ली। सेकेंड स्टेप आपका ये होता है। अब ये दोनों स्टेप करने के बाद, मैक्सिमम मिनिमम SRP पहचानने के बाद, इक्वेशन लिखने के बाद, व्हाट यू हैव टू रीड, यू हैव टू रीड द कमेंट्स, जो कमेंट्स दे रखे हैं, ठीक है। अब हमारे पास पहला क्या है, पहला बोल रहा है कि Fe+2 जो है वो Fe+3 में कन्वर्ट होगा, और आपने ऊपर लिखा है इसका रिएक्शन कि Fe+3 इलेक्ट्रॉन को गेन करके Fe+2 में कन्वर्ट हो रहा है। तो सिंपल सी बात है, ये सरासर गलत हो गया, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसका रिडक्शन ईजिली होगा। आप दूसरे कमेंट पे आओगे, अमाउंट ऑफ Fe+2 जो होगा वो डिक्रीज़ करेगा, तो ये भी गलत है क्योंकि Fe+2 आपका क्या है, प्रोडक्ट है, और इसकी अमाउंट जो हमारे पास होगी रिएक्शन के दौरान ये बढ़ेगी, ठीक है। तो ये भी हमारे पास जो कमेंट हो गया ये गलत हो गया। फिर थर्ड आपका है I2 विल बी रिड्यूस टू I-, तो वो बोल रहा है कि I2 जो है वो I- में रिड्यूस हो रहा है। अगर बच्चे इसको देख लेंगे सिर्फ कि हाँ भाई I2 जो है वो I- में रिड्यूस हो रहा है और यहाँ पर वैल्यू SRP की दे रखी है, तो इसको वो सही कर देंगे। बट आपने देखा कि जब भी आपने कंपैरिजन किया तो आपने क्या फाइंड किया, इसकी SRP जो है वो मैक्सिमम है और इसकी मिनिमम है। अगर SRP मिनिमम है तो वहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन ईजिली होगा, रिडक्शन ईजिली नहीं होगा। तो यहाँ पर आपने जो लिखा है इसके अकॉर्डिंग में आप देखोगे कि क्या हो रहा है। तो क्या यहाँ पर I2 रिड्यूस हो रहा है I- में, नहीं, I- जो हो रहा है वो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है I2 में। तो इस अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट भी हमारे पास जो हो गया वो गलत हो गया। फिर बोल रहा है अमाउंट ऑफ I- जो होगा वो बढ़ेगा, तो अमाउंट ऑफ जो I- हमारे पास है वो क्या क्या है, रिएक्टेंट साइड में है। और ड्यूरिंग कोर्स ऑफ रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्टेंट जो होती है वो कम होती है, प्रोडक्ट जो होती है वो बढ़ती है, तो ये हमारे पास कम होगा। तो ये जो स्टेटमेंट है वो गलत हो गया, ठीक है। सिंपल सी बात है, सब गलत है तो यही सही होगा, बट ये सही कैसे होगा मैं आपको समझाती हूँ। अमाउंट ऑफ Fe+2 एंड Fe+3 जो रेशियो बनेगा Fe+2 का और Fe+3 का, ये इंक्रीज़ करेगा बोल रहा है। तो आपने देखा है कि Fe+2 तो बढ़ेगा बढ़ेगा, ये बढ़ेगी, ठीक है। जो आपके ऊपर है, जो 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 वैल्यू आपकी नॉमिनेटर में है वो बढ़ रही है, और ये जो आपकी कम हो रही है, तो ओवरऑल जो हमारे पास होगी वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ कर जाएगी वैल्यू। जब आपका ये कम होगा और ये बढ़ेगा तो जो ओवरऑल वैल्यू होती है हमारे पास वो बढ़ जाती है। फॉर एग्जांपल आप समझ लो, पहले मान लो आपने यहाँ पर 5 लिया था, ठीक है, और आपने यहाँ पर नीचे 2 लिया था। अब आप बोल रहे हो कि जो Fe+2 है वो बढ़ रहा है, तो मान लो अब 10 हो गया है, और Fe+3 है वो कम हो रहा है, मतलब ये 1 हो गया है। तो पहले क्या वैल्यू आ रही थी, 2.5 आ रही थी, अभी क्या आ रही है, 10 आ रही है। तो सिंपल सी बात है, इस केस में जो वैल्यू है वो क्या होगी, बढ़ेगी, इंक्रीज़ करेगी, ठीक है। क्लियर हो गया। तो इसके हमारे पास पहला तो हो गया, ये जो रिएक्शन हमारे पास है ऑक्सीडेशन की, ये पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं होगा। सेकेंड हमारे पास क्या थी, Fe2 की, जो हमारे पास Fe+2 की अमाउंट जो है वो बोल रहा है डिक्रीज़ करेगी, तो ये भी गलत हो गया, क्योंकि Fe+2 की जो अमाउंट हमारे पास होगी वो इंक्रीज़ करेगी, क्योंकि ये हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट साइड में है।
ठीक है। थर्ड आपकी इक्वेशन थी I2 विल बी रिड्यूस टू I माइनस। तो I2 तो रिड्यूस नहीं हो रहा है I माइनस में, सिंपल सी बात है कि I2 हमारे पास रिड्यूस नहीं हो रहा है। I माइनस होगा विल बी ऑक्सीडाइज्ड टू I2, ये होगा हमारे पास। तो जो थर्ड स्टेटमेंट हमारे पास होगी वो भी गलत होगी और ये ट्रू होगा, ठीक है। फोर्थ स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, अमाउंट ऑफ आई माइनस जो होगा वो इंक्रीज करेगा, तो आई माइनस का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो डिक्रीज करेगा, तो हमारे पास ये भी गलत हो गया। फिफ्थ हमारे पास क्या है, फिफ्थ इज रेशियो ऑफ Fe+2 एंड Fe+3 जो होगा वो इंक्रीज करेगा, तो ये इंक्रीज करेगा क्योंकि ये हमारे पास बढ़ रहा है और ये कम हो रहा है, तो ओवरऑल हमारे पास जो होगा वो इंक्रीज कर जाएंगी वैल्यू, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू बिगिन नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन क्या होती है, इट इज़ यूज टू डिटरमाइन EMF ऑफ अ सेल एट एनी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलिटिक सेल। मतलब इस इक्वेशन के थ्रू हम लोग मेनली क्या फाइंड करते हैं, EMF फाइंड करते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ई सेल बोलते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, E विल बी इक्वल्स टू E0 माइनस RT/NF लॉग बेस EQ। इसे आप एकदम से याद कर लो, आप इसे रट लो कि ये फॉर्मूला क्या होता है, E इक्वल्स टू E0 माइनस RT/NF लॉग बेस EQ। और हम लोग ये चीज़ जानते हैं कि जब भी लॉग बेस ई होती है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलन बोलते हैं, और एलन की वैल्यू हमारे पास क्या होती है 2.303 लॉग बेस 10। अगर हम लोग एलन को लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाई 2.303 लॉग बेस 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास जो लॉग बेस ई होता है, ये एलन हमारे पास होती है, वो लॉग बेस 10 में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। फिर यहाँ से हमारे पास जो फॉर्मूला निकल के आता है वो क्या आता है, E इक्वल्स टू E0 एट द प्लेस ऑफ लॉग बेस ई क्यू पे हम लोग क्या रखते हैं 2.303 लॉग बेस 10 क्यू लिखते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो गया, E इक्वल्स टू E0 माइनस 2.303 RT/NF लॉग बेस 10 क्यू। क्लियर है। ये आपका फॉर्मूला हो गया इन द फॉर्म ऑफ 2 पॉइंट। आपने बहुत बार देखा होगा कि कभी कभी नर्स्ट इक्वेशन में 2.303 RT/NF लिखा होता है, तो ये फॉर्मूला हमारे पास क्या हो गया 2.303 RT/NF लॉग बेस 10 क्यू हो गया। यहाँ पर जो E हमारे पास होती है और E0 होती है, ये होती है स्टैंडर्ड, ठीक है। और ये हमारे पास EMF होती है सेल की, ये हमारे पास किस में होगी, वोल्ट्स में होती है। अब हमने ये टर्म को देखा, जो ये हमारे पास 2.303 जो हो गया ये कांस्टेंट हो गया, नंबर है कांस्टेंट हो गया। आर जो हमारे पास होती है वो क्या होती है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जिसके हम तीन वैल्यूज़ जानते हैं। आर की हमारे पास तीन वैल्यूज़ होती है। आर कैन बी 8.314, ये जूल वाली वैल्यू होती है। आर हमारे पास होती है 0.0821, ये हमारे पास लीटर ATM पर मोल पर कैलविन वाली वैल्यू होती है। और आर हमारे पास होती है 2 कैलोरी वाली वैल्यू पर मोल पर कैलविन। तो हमारे पास आर की तीन वैल्यूज़ होती हैं, आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इसको बोलते हैं, और इसकी हर यूनिट में अलग अलग वैल्यूज़ होती हैं। बट यहाँ पर क्योंकि हम लोग वोल्ट ले रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग आर की कौन सी वैल्यू लेंगे, 8.314 लेंगे, ठीक है। तो हमने क्या पुट किया आर के प्लेस पे, क्योंकि ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है तो वी हैव टू पुट द वैल्यू, तो हमने पुट किया वैल्यू को 8.314। और जो टेम्परेचर हमारे पास होती है, हम मान लेते हैं कि जो टेम्परेचर हमारे पास है वो 25 डिग्री सेल्सियस होती है। और जब भी हम लोग इसको इक्वेशन में लिखते हैं तो वी हैव टू राइट इन कैल्विन, तो हमारे पास क्या हो गया 298 हो गया। और जो एफ हमारे पास होती है इसको बोलते हैं फेराडे कांस्टेंट। फेराडे कांस्टेंट होती है चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेराडे कांस्टेंट। ये क्या होती है, चार्ज 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 96500 कूलम के बराबर होती है। तो आपने इन सारे की वैल्यूज़ रखी, और आपने एन क्यों नहीं रखा, क्योंकि एन जो होगा वो हर इक्वेशन में हर रिएक्शन में अलग होगा। एन वेरिएबल है, वो डिपेंड करेगा कि आपने कौन सी सेल रिएक्शन ली है। और एन हमारे पास होता क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड इन अ बैलेंस केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ से निकल के हमारे पास जो वैल्यू आती है वो क्या आती है 0.0591, और यू कैन ऑल्सो से 0.06। कैलकुलेशन ईज करने के लिए हम लोग इसको 0.06 ले लेते हैं। अब हमारे पास जो मेन फॉर्मूला निकल के आता है वो क्या होता है, सारे फॉर्मूला जो है वो इम्पॉर्टेंट है, हर फॉर्मूला जो है वो दूसरे फॉर्मूला का मॉडिफिकेशन होता है।
तो ई सेल हमारे पास होती है इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन, जो भी हमारे पास एन होगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे किसी भी रिएक्शन में, और लॉग होगा प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। यहाँ पर जो प्रोडक्ट हमारे पास होती है उसका एक्टिव मास लिखेंगे और रिएक्टेंट जो होती है उसका एक्टिव मास लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। और हमने पहले पढ़ा है कि ई नॉट सेल का फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड ई नॉट सेल का फॉर्मूला क्या होता है, ई नॉट ऑफ द कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ द एनोड, या फिर इसको आप लोग बोलते हो एस आर पी ऑफ द कैथोड माइनस एस आर पी ऑफ द एनोड, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है ए नॉट सेल का। अब हम लोग क्या बोलते हैं, एन क्या है इसमें, एन का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड इन अ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। यहाँ से हमारे पास ये क्लियर हो गया कि जो मेन फॉर्मूला हमारे पास होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, आपको इसको याद होना चाहिए। सवाल में ये हमेशा आता है, आपको इसको याद होगा, आप इसको फट से लगाओगे आपकी वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। नाउ हमारे पास जो हमने नॉस्ट इक्वेशन का फॉर्मूला याद करा है, जो बेसिक हमारे पास फॉर्मूला होता है, अगर हमारे पास सिंगल इलेक्ट्रोड दे रखा होगा सवाल में, कि अगर वो बात कर रहा है कि सिर्फ एनोड है या फिर सिर्फ कैथोड है, एक सिंगल इलेक्ट्रोड हमारे पास होगी, तो उसकी फॉर्मूला हमारे पास होती है ई इक्वल्स टू ई नॉट माइनस 0.0591 अपॉन एन, लॉग क्यू कर दोगे इसको। अगर आपने सिर्फ लॉग क्यू लिखा हो तो मतलब लॉग बेस क्या होती है, 10 होती है, ठीक है। अगर हमारे पास कंप्लीट सेल दे रखा होगा, मतलब उसमें एनोड भी है, जब भी हमारे पास कंप्लीट सेल की बात होगी, मतलब एनोड भी दे रखा होगा, कैथोड भी दे रखा होगा, और कंप्लीट सेल रिएक्शन दे रखा होगा, या फिर आपको कंप्लीट सेल रिप्रेजेंटेशन दे रखा होगा, तो आप यहाँ पर यूज़ करोगे ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग क्यूब, ठीक है। अगर सिंगल इलेक्ट्रोड आपकी होगी तो आप इसको यहाँ पर ये यूज़ करोगे, अगर आपकी कंप्लीट सेल होगी तो आप इसको ई सेल यूज़ करोगे। ई सेल हमारे पास क्या होती है, ईएमएफ होती है, और ये हमारे पास क्या होती है, स्टैंडर्ड ईएमएफ होती है। और ये हमारे पास क्या होती है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमारे पास होती है, और ई नॉट क्या होती है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होती है, ठीक है। और एक चीज़ याद रखो, जब भी आपके पास सिंगल इलेक्ट्रोड की वैल्यू होगी तो वहाँ पर सवाल में जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होती है क्वेश्चन में गिवन होगी, ठीक है, आपको उसको फाइंड नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जब भी कंप्लीट सेल की बात होगी तो उस केस में जो ई नॉट सेल हमारे पास होती है उसे हम फाइंड करेंगे, क्योंकि हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है ई नॉट सेल का, वो कौन सा होता है, स्टैंडर्ड ई नॉट पोटेंशियल ऑफ द कैथोड माइनस एनोड, तो हम लोग उसको यूज़ करके ई नॉट सेल फाइंड करेंगे, ठीक है। और अगर हमारे पास सिंगल इलेक्ट्रोड के बारे में फाइंड करना होगा, इन दैट केस ये सवाल में वैल्यू पहले से दे रखा होगा, न्यूमेरिकल में ये वैल्यू दे रखी होगी। ये मैंने आपको सिर्फ न्यूमेरिकल पर्पज़ के लिए बताया है कि इसकी वैल्यू गिवन होती है, जनरली गिवन होती है, और इसके हम लोग मोस्टली अपने आप से फाइंड करते हैं बाय यूजिंग दिस गिवन फार्मूला। अब बच्चे बोलेंगे ये क्यू क्या होता है, क्यू क्या होती है, इसको बोलते हैं रिएक्शन क्वोशिएंट, जिसे आपने इक्विलिब्रियम में पढ़ा होगा। जैसे वहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था, ये रिएक्शन क्वोशिएंट होता है। ये क्या होती है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ऊपर हम लोग क्या लिखते हैं, एक्टिव मास ऑफ द प्रोडक्ट, और नीचे क्या लिखते हैं, एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टेंट। अब हमारे पास ये हो गया हमारे पास। अब इसके इस नर्स इक्वेशन आपने पढ़ लिया कि जो ई सेल होती है इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.06 अपॉन एन लॉग क्यू बोल दिया आपने। अगर हमारे पास बात बोलेगा कि इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, तो आप जानते हो इक्विलिब्रियम पे क्या होती है। अब एक आपकी हेडिंग होती है कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम द नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन की हेल्प से आपको क्या फाइंड करना होता है, के इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, ये होता है हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, के इक्विलिब्रियम हमको फाइंड करना होता है। हम ये चीज़ जानते हैं कि एट इक्विलिब्रियम जो ई सेल होती है वो ज़ीरो होती है, ठीक है। एट इक्विलिब्रियम ई सेल हमारे पास ज़ीरो होती है, और जो क्यू होती है जिसको हमने कहा रिएक्शन क्वोशिएंट है, वो क्या होता है, के इक्विलिब्रियम के बराबर होता है। जो क्यू रिएक्शन क्वोशिएंट हमारे पास होती है ये एट एनी कॉन्सेंट्रेशन, किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पे हो सकता है, इनिशियल में हो सकता है, फाइनल पे हो सकता है, मिड वे किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पे हो सकता है। और जो के इक्विलिब्रियम होती है वो किस कॉन्सेंट्रेशन पे होती है, ओनली एंड ओनली एट इक्विलिब्रियम। तो आप इस चीज़ को जब हम लोग इसको यूज़ करेंगे नर्स्ट इक्वेशन में, और याद रखो कि ई सेल जो हमारे पास होती है इक्विलिब्रियम पे ज़ीरो होती है, बट ई नॉट सेल जो होती है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या फिर स्टैंडर्ड ईएमएफ जो हमारे पास होती है वो ज़ीरो नहीं होती है। तो जब आप वैल्यू रखोगे तो आपने क्या बोला, ई सेल ज़ीरो होती है इक्वल्स टू ई नॉट सेल,
ये 0 नहीं होती है, फिर आप करोगे माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग इन द प्लेस ऑफ क्यू आप क्या लिख दोगे के इक्विलिब्रियम, क्योंकि बात कहाँ पर हो रही है, इक्विलिब्रियम पे बात हो रही है, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करोगे, मतलब सॉल्व क्या करोगे, आप इसको यहाँ पर लेके आओगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ई नॉट सेल हमारे पास क्या आती है 0.0591 अपॉन एन लॉग के इक्विलिब्रियम। यहाँ से अगर हमारे पास ई नॉट सेल दे रखा होगा तो वी कैन फाइंड के इक्विलिब्रियम, या फिर अगर हमको के इक्विलिब्रियम दे रखा होगा तो यू कैन फाइंड ई नॉट सेल। तो हमारे पास ई नॉट सेल का दो फॉर्मूला हो गया, एक हमारे पास क्या थी ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड फॉर्मूला था हमारे पास, और एक हमारे पास किसके हेल्प से आ गया, विद द हेल्प ऑफ के इक्विलिब्रियम। अगर के इक्विलिब्रियम दे रखा होगा तो यू कैन फाइंड द ई नॉट सेल बाई पुटिंग द फॉर्मूला 0.059 या फिर 0.06 आप कर सकते हो अपॉन एन लॉग के इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब जैसे हमने पढ़ा कि ई नॉट सेल जो हो गया, जो हमने भी पढ़ा एट द इक्विलिब्रियम, तो ई नॉट सेल हमारे पास हो गया किसके बराबर हो गया, आप इसको बोल सकते हो कि किसके बराबर दिखाया गया है 0.059 अपॉन एन के बराबर। और आप जानते हो ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, ये आया है 2.303 RT अपॉन NF से आया है। तो इसके प्लेस पे तो नाउ यू कैन राइट इनवर्ट सेल के प्लेस पे वी कैन राइट 2.303 RT अपॉन NF और लॉग के इक्विलिब्रियम होता है। अगर ये NF का टर्म जो हमारे पास होगा यहाँ पर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा NF इनवर्ट सेल इक्वल्स टू 2.303 RT लॉग के इक्विलिब्रियम हो गया, ठीक है। और हमने ये चीज़ जो गिब्स फ्री एनर्जी होती है, जब हमने इसको पढ़ा था थर्मोडायनामिक्स में, तो हमारे पास क्या होती थी, जो डेल्टा जी नॉट हमारे पास होती है वो क्या होती है माइनस ऑफ एन एफ ई नॉट सेल, या फिर जो डेल्टा जी हमारे पास होती है माइनस ऑफ एन एफ ई सेल के बराबर होती है। अगर नॉट हमारे पास होगा तो यहाँ पर भी नॉट लगेगा, अगर नॉट नहीं है तो यहाँ पर भी नॉट नहीं लगेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, एन एफ ई नॉट सेल जो हमारे पास हो गया वो माइनस ऑफ डेल्टा जी के बराबर हो गया। तो आप इसके प्लेस पे यू कैन ऑल्सो पुट माइनस ऑफ डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू एन एफ ई नॉट सेल हो गया। और आप जानते हो किसके बराबर था, ये बराबर था 2.303 RT लॉग के इक्विलिब्रियम के बराबर था। तो यहाँ से निकल के आता है जो डेल्टा जी नॉट हो गया वो क्या हो गया माइनस ऑफ 2.303 RT लॉग के इक्विलिब्रियम, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, विद द हेल्प ऑफ के इक्विलिब्रियम आप फाइंड कर सकते हो गिब्स फ्री एनर्जी एट स्टैंडर्ड कंडीशन, ठीक है। डेल्टा जी हमारे पास जो होती है वो क्या होती है, डेल्टा जी जो हमारे पास होती है वो क्या होती है माइनस ऑफ एन एफ ई सेल के बराबर होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि अगर आपके पास के इक्विलिब्रियम दे रखा है तो आप यू कैन फाइंड डेल्टा जी नॉट, ठीक है, यहाँ से। अब ये हमने डेल्टा जी नॉट क्यों फाइंड किया, क्योंकि जब भी हम बोलते हैं कोई रिएक्शन फिजिबल है, स्पॉन्टेनियस है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कौन से होते हैं जिनको हम लोग बाहर से इनिशिएट नहीं करते हैं, वो अपने आप से हो जाते हैं, ठीक है। तो पहला हमारे पास होता है फॉर अ रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस और फिजिबल। अगर हम बोल रहे हैं कि कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या फिजिबल है तो उसका डेल्टा जी क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। ये हम जानते हैं कि अगर ये हमने क्लास 11th में पढ़ा है कि अगर कोई भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, फिजिबल है, तो उसका जो डेल्टा जी होती है वो क्या होती है, नेगेटिव होती है। अब आपने ये फॉर्मूला देखा, डेल्टा जी जो होती है वो माइनस ऑफ एन एफ ई सेल के बराबर होती है। अगर हम चाह रहे हैं कि डेल्टा जी नेगेटिव आए तो उसके लिए ई सेल को पॉजिटिव होना पड़ेगा। अगर ये नेगेटिव हो गया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो डेल्टा जी प्लस हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम चाह रहे हैं कि डेल्टा जी नेगेटिव आए तो ई सेल शुड भी पॉजिटिव, तो यहाँ पर क्या आता है, ई सेल हमारे पास क्या होगी, पॉजिटिव होगी। सेकेंड हमारे पास क्या होती है, अगर हम चाहते हैं कि जो रिएक्शन है वो नॉन स्पॉन्टेनियस हो या फिर नॉन फिजिबल हो, तो उसके लिए डेल्टा जी हमारे पास क्या होती है, पॉजिटिव होती है। नॉन स्पॉन्टेनियस या नॉन फिजिबल रिएक्शन के लिए डेल्टा जी जो होती है वो पॉजिटिव होती है। और अगर आप चाह रहे हो कि डेल्टा जी पॉजिटिव आए तो आप जब क्या देखोगे, ई सेल शुड बी नेगेटिव। अगर ये नेगेटिव होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ई सेल हमारे पास क्या हो जाएगी, नेगेटिव होनी चाहिए फॉर डेल्टा जी टू बी पॉजिटिव, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू डू द क्वेश्चन। यहाँ पर लिखा हुआ है कि फाइंड द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ प्लैटिनम मेटल विच इज़ प्लेस इन 0.01 मोलर प्लैटिनम क्लोराइड एक्वस। यहाँ पर इसकी हमें फाइंड करनी है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। और अगर कुछ नहीं दे रखा है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल, तो उसको हम लोग क्या अज्यूम करते हैं, यहाँ पर हमें उसको फाइंड करनी होती है SRP। अब यहाँ पर जो रिप्रेजेंटेशन दे रखा हुआ किस चीज़ का है, +2 से हमारे पास 0 में हो रही है, मतलब लॉस ऑफ डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो ये क्या हो गया, रिडक्शन की हमारे पास वैल्यू दे रखी हुई, तो SRP हमें यहाँ पर दे रखी हुई है।
क्योंकि आपको निकालना क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल, तो यू हैव टू राइट फर्स्ट द इक्वेशन, जो हमारी जो इक्वेशन होगी रिडक्शन की, आपको उसको लिखनी पड़ेगी। तो प्लैटिनम आप लिखोगे, रिडक्शन हमारे पास हो रहा मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है, इट विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म द प्लैटिनम, ठीक है, ये बन जाएगी हमारे पास। क्योंकि +2 चार्ज है तो वो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा टू फॉर्म द प्लैटिनम सॉलिड, ये हमारे पास होगी रिडक्शन की इक्वेशन हमारे पास होगी। क्योंकि ये हाफ सेल है तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि हाफ सेल की क्या रिएक्शन हमारे पास है, ये रिएक्शन गिवन है, ठीक है। अब आपको सवाल में दे रखा है यू हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो फॉर राइटिंग द सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए लिखोगे E इक्वल्स टू E0 माइनस 0.059 अपॉन n log Q, ठीक है। ये कोई इक्विलिब्रियम पे नहीं दे रखा हुआ तो यू डोंट नीड टू राइट के इक्विलिब्रियम, ये कोई इक्विलिब्रियम पर इक्वेशन नहीं दे रखी हुई है। अब आप जानते हो कि हाफ सेल की बात हमारे पास हो रही है और यहाँ पर E0 की वैल्यू हमें सवाल में दे रखी हुई है पहले से। यू हैव टू फाइंड द E, आपको फाइंड करना होता है। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हमारे पास यहाँ पर हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास हो रहे हैं। तो आप इसको फिर से लिखोगे, इसके लिए आप लिखोगे वैल्यू 1.20.00, इसको आप 06 भी बोल सकते हो फॉर द अप्रॉक्सीमेशन के लिए, क्योंकि 0.059 को आप 0.06 बोल सकते हैं। तो इससे आपकी जो वैल्यू होगी वो अप्रॉक्स में आएगी, एकदम से एक्यूरेट नहीं आएगी। तो आप जो ऑप्शंस होंगे उसमें से भी एक्यूरेट वैल्यू को चूज़ करना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या है, 2 है। लॉग हमारे पास होती है, प्रोडक्ट में हमारे पास क्या है, सॉलिड है, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास, सॉलिड का एक्टिव मास जो होता है वो हमेशा 1 होता है, तो यू हैव टू राइट 1 हेयर। और रिएक्टेंट में हमारे पास क्या है, प्लैटिनम है, तो यू हैव टू राइट द प्लैटिनम की आयन की कॉन्सेंट्रेशन। और इसकी स्टोइकियोमेट्री हमारे पास क्या है, 1, तो ये रेज़ टू पावर 1 हमारे पास होगी, ठीक है। अब आपने देखा कि सवाल में हमें प्लैटिनम क्लोराइड की कॉन्सेंट्रेशन दे रखी हुई है, ठीक है। एक्वस सॉल्यूशन में प्लैटिनम क्लोराइड की हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन क्या है, 0.01 दे रखी है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप फाइंड करोगे कि ये मैं बता रही हूँ, ज़रूरी नहीं होता ये करना, बट आपको ये करना फॉर द फर्स्ट टाइम मैं बताती हूँ किसको। प्लैटिनम क्लोराइड हमारे पास जो एक्वस है वो किस में डिसोसिएट करेगा, आयंस में, प्लैटिनम आयन में, और 2 क्लोराइड आयंस में हमारे पास डिसोसिएट करती है। इसकी कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास पहले बोलेंगे C है, पहले इसकी हमारे पास 0 हो गया। आफ्टर कुछ टाइम के बाद हमारे पास इसकी कॉन्सेंट्रेशन 0 होगी, इसकी हमारे पास C होगी, इसकी 2C होगी। एंड इसकी हमारे पास C कॉन्सेंट्रेशन क्या आ रही है, 0.01 आ रही है, विच विल बी 10 की पावर -2 होती है, ठीक है। अब इस कॉन्सेंट्रेशन को आप उठा के यहाँ पर रखोगे। यू कैन ऑल्सो आस्क कि हमने इसको क्यों फाइंड किया। सिंपल से यहाँ पर हमें प्लैटिनम की कॉन्सेंट्रेशन दे रखी थी, व्हाट इज़ द नीड टू फाइंड इट अगेन। तो ये आपका अगर ये है, क्योंकि यहाँ पर जो अल्फ़ा है डिसोसिएशन हमारे पास है 100% है, इसलिए अगर आपको सवाल में वो बोल देगा कि आपका जो डिसोसिएशन है वो केवल 75% हो रहा है, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, C माइनस सी अल्फ़ा, जो रिमेनिंग हमारे पास क्या होगी, 0 नहीं हमारे पास होगी, C माइनस सी अल्फ़ा रिमेनिंग होगी, और यहाँ पर क्या फॉर्म होगी, C अल्फ़ा फॉर्म होगी। तो ये सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ कि आपने इसको कैसे, फॉर एग्जाम्पल बच्चे बोलेंगे कि यहाँ पर तो हमारे पास दे रखी थी प्लैटिनम की कॉन्सेंट्रेशन, वो वही आई है। हाँ वही आई है, क्योंकि आपका जो डिसोसिएशन है वो 100% है। अगर सवाल में डिसोसिएशन को ही चेंज कर देगा, बोल देगा कि 75% डिसोसिएशन हो रहा है, तो ये जो आपने लिखा है ये नहीं रहेगा। इट विल बी, जो रिमेनिंग हमारे पास होगा विल बी C माइनस सी अल्फ़ा, और जो फॉर्म हमारे पास होगी वो C अल्फ़ा बनेगी, ठीक है। और यहाँ पर क्या बनेगी, 2C अल्फ़ा बनेगी। तो ये मैं आपको सिखाने के लिए बता रही हूँ कि वाई वी हैव टू डू दिस। नाउ वी हैव टू पुट द वैल्यू 1.20, ये 0.06/2 है, और ये log 1/10 की पावर -2 है। फिर इसको आप सॉल्व करोगे तो ये हमारे पास जो वैल्यू है क्या हो जाएगी, 1.20.03 हो जाएगी, और ये log हमारे पास ऊपर जाएगी, इट विल बी 10 की पावर 2 बन जाएगी। और log 100 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 2 होती है। यस, log 100 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 2 होती है। log 10 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। log 0 हमारे पास, हाँ log 1 क्या होती है, 0 होती है। log 100 हमारे पास क्या हो गया, 2 हो गए, तो इसको आप सॉल्व करोगे, 1.20 माइनस 0.06, इट विल बी 1.14 वोल्ट आ गया। तो ये आपके पास क्या आ गया, 1.14 वोल्ट आ गया। क्लियर।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, प्लैटिनम जो रखा हुआ है, मतलब ये जो और यहाँ पर हाइड्रोजन हमारे पास 5 एटीएम पे है, हाइड्रोजन हमारे पास आयन है 0.1 मोलर में है, उसकी फाइंड करनी है रिडक्शन पोटेंशियल। तो ये हमारे पास किसका है, ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का हमें इक्वेशन दे रखी हुई है, बट ये स्टैंडर्ड नहीं है। स्टैंडर्ड क्यों नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्ड में हमारे पास जो प्रेशर होता है वो 1 एटीएम होता है और यहाँ पर क्या है 5 एटीएम है। तो ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड तो है बट ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड नहीं है। यू हैव टू फाइंड द रिडक्शन पोटेंशियल। तो सिंपल सी बात है, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट द इक्वेशन फॉर द रिडक्शन। तो रिडक्शन की हमारे पास इक्वेशन क्या होती है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास होता है। तो ये गेन किस में होता है, हमेशा आयंस में होता है। जो हमारे पास आयन होगा वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तो यहाँ पर आयन जो हमारे पास होगा वो गेन करेगा इलेक्ट्रॉन को एंड इट विल फॉर्म, दिया गया हाइड्रोजन बनेगी। अब इसको हम लोग बैलेंस करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 2 हाइड्रोजन बन रही है, तो यहाँ पर वी हैव टू राइट 2 और यहाँ पर लिखेंगे 2 को, ठीक है। तो हमारे पास जो रिएक्शन हमारे पास होगी वो बैलेंस हो गई। ये आपने लिखा है फॉर रिडक्शन। ये जो इक्वेशन जब भी आपको पूछेगा एसआरपी या फिर एसओपी, तो यू हैव टू राइट द इक्वेशन, ये मस्ट होता है, जिससे आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में कभी भी दिक्कत नहीं होगी और कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये आपको लिखना ही लिखना है। उसके बाद आपने क्या पूछा, क्या सवाल में आरपी मतलब रिडक्शन पोटेंशियल पूछा है, तो आप लिखोगे क्योंकि ये सिंगल इलेक्ट्रोड हमारे पास होती है तो ई विल बी ई नॉट -0.06 अपॉन एन लॉग प्रोडक्ट अपॉन द रिएक्टेंट हमारे पास हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हमारे पास हैं, 2 होते हैं। और ई नॉट हमारे पास क्या होती है, फॉर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की हमारे पास ई नॉट क्या होती है, 0 होती है। सबकी नहीं 0 होती है, हाइड्रोजन की हमारे पास 0 होती है। तो यहाँ पर ई विल बी -0.06 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 हमारे पास हो रहे हैं। और प्रोडक्ट हमारे पास यहाँ पर क्या बन रही है, हाइड्रोजन गैस होती है। इन केस ऑफ गैस, जब भी आपका गैस का केस होगा तो वहाँ का जो एक्टिव मास की न्यूमेरिकल वैल्यू जो होती है वो कॉन्सेंट्रेशन या प्रेशर के बराबर होती है। आप इस चीज़ को नोट कर लो, अगर कोई भी गैस हमारे पास होगी इक्वल नहीं होती, बट हम उसको न्यूमेरिकल वैल्यू को ऑलमोस्ट इक्वल मानते हैं टू कॉन्सेंट्रेशन एंड प्रेशर। तो यहाँ पर प्रेशर हमारे पास क्या दे रखा हुआ है, 5 एटीएम, तो आप इसको यहाँ पर 5 पुट कर दोगे, ठीक है। जो पीएच हमारे पास होती है हाइड्रोजन की, आप उसको 5 पुट कर लोगे। और यहाँ पर हमारे पास क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन कितनी दे रखी है, 0.1, तो आप लिखोगे 0.1। और इसकी स्टोकियोमेट्री कितनी है, 2। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नेवर फॉरगेट द स्टोकियोमेट्री, क्योंकि उसकी पावर जो हमारे पास होती है वो पावर रेस में जाती है, ठीक है। ये लिखा आपने, अब इसको आप सिंपली सॉल्व कर दोगे। जब आप इसको सिंपली सॉल्व करो तो क्या आता है, -0.03 हो गया। और ये लॉग हमारे पास होती है 5, और ये ऊपर हमारे पास आएगा कितना, 10 की पावर -2 हो जाएगा, ठीक है। 0.1 हमारे पास क्या होती है, 10 की पावर -1 हमारे पास होती है, ठीक है। डिवाइड में है, इट विल गो, इसका स्क्वायर हमारे पास होगा तो 10 की पावर -2 हो जाएगा हमारे पास। 10 की पावर -2 है, नीचे हमारे पास क्या है, डिवाइड में, ऊपर के तो मल्टीप्लाई में हो गया, तो ये हमारे पास ऐसा आ गया। लॉग एक्स इंटू वाई हमारे पास क्या होती है, लॉग एक्स प्लस वाई होती है। ये हमारे पास किसके फॉर्म में आ गया, लॉग एक्स इंटू वाई के फॉर्म में आ गया। और लॉग एक्स इंटू वाई क्या होती है, लॉग एक्स प्लस लॉग वाई के बराबर होती है, ठीक है। आप इसको जोड़ दोगे तो ये आपकी वैल्यू क्या है, -0.03 हो गया। लॉग 5 क्या होती है, लॉग 5 की वैल्यू होती है 0.7 के बराबर होती है, तो इसको आप पुट करोगे 0.7। और लॉग 100 हमारे पास क्या होती है, ऊपर के तो प्लस हो गया, और लॉग 100 हमारे पास क्या होती है, 2 होती है। इसको आप दोनों को जोड़ोगे तो ये क्या आता है, -0.081 वोल्ट के बराबर आ गया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ नर्स्ट इक्वेशन ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसमें क्या क्या एप्लीकेशन हमारे पास होती है। तो फर्स्ट थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड कि फॉर जब भी बात होगी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की, तो वहाँ पर ई नॉट सेल जो होती है वो 0 होती है। अब आप लोग कन्फ्यूज़ मत होना कि ई नॉट सेल कब 0 हो रही है, इक्विलिब्रियम पे तो ई सेल 0 हो रही थी। तो उसका एक सिंपल सा आप नोट लिखो अपने कॉपी में, और लिखो जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होती है उसकी SHE की और कॉन्सेंट्रेशन सेल की ई नॉट सेल 0 होती है, बट इक्विलिब्रियम पे हमारे पास ई सेल 0 होती है। आप इसको नोट करके साइड में लिख लो, आप इसको 1-2 बार पढ़ोगे आपको दिमाग में आ जाएगा कि ई सेल कब 0 हो रही है, ई नॉट सेल कब 0 होती है। कमिंग टू दिस पॉइंट, अगर हमने बोला ई नॉट सेल हमारे पास 0 हो रही है, और हम बात कर रहे हैं कि अगर हमारे पास जो ये शी है, जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हमारे पास है, अगर ये काम करेगा एज एनोड, तो एनोड पे हमारे पास क्या होती है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन।
तो हाइड्रोजन जो हमारे पास गैस होगी वो आयन फॉर्म करेगी और इलेक्ट्रॉन को लूज़ करती है। तो इसमें क्या होता है, व्हेन हाइड्रोजन गैस इज गिवन टू शी इट एक्ट लाइक द एनोड। जब हमने हाइड्रोजन गैस दिया है तो वो क्या काम करेगा, एज एनोड काम करेगी। अब इसमें हम लोग वैल्यूज़ को रखेंगे जो हमने पढ़ा था फॉर द सिंगल इलेक्ट्रोड। जो नर्स इक्वेशन की वैल्यू हमारे पास थी सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए, दिस वैल्यू, इन वैल्यूज़ को आप यूज़ करोगे जो हम लोग सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पर आप ई सेल नहीं लिखोगे क्योंकि ये कोई सेल नहीं दे रखा हुआ, ये क्या सिर्फ है इलेक्ट्रोड के बारे में बात हो रही। तो आप लिखोगे ई इक्वल्स टू ई नॉट माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग बेस 10 क्यू हो जाएगा। आप इस वैल्यू को यहाँ पर रखोगे क्योंकि आपने बोला एनोड पे रखा है और एनोड पे हमारे पास क्या होती है, ऑक्सीडेशन। तो आप लिखोगे ई ऑक्सीडेशन इक्वल्स टू ई नॉट ऑक्सीडेशन माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग पी अपॉन क्यू। ठीक है, पी हमारे पास क्या होती है प्रोडक्ट, क्यू हमारे पास क्या होती है रिएक्टेंट। अब यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 हमारे पास है, यहाँ पर आप 2 कर दोगे। प्रोडक्ट साइड में आपकी क्या होती है, H+ की हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन है। और यहाँ पर 2 क्यों किया है पावर में, क्योंकि इसकी जो स्टोकियोमेट्री हमारे पास है वो 2 होती है। जब भी आप एक्टिव मास लिखते हो तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये नहीं सिर्फ आपने कॉन्सेंट्रेशन लिख दिया काम हो गया, नहीं, आपको आपके जो प्रोडक्ट होता है या फिर रिएक्टेंट होता है उसके आगे देखना है कि स्टोकियोमेट्री क्या है। अगर 1 है तो नो डाउट कोई प्रॉब्लम नहीं, आप वहाँ पर उसको वैसे लिख दो। बट अगर 2 है, 4 है, 6 है, कुछ भी है तो आपको उसको पावर में लाना पड़ता है। या आपने एक्टिव मास में पढ़ा होगा, तो आप इसको याद रखना कि यहाँ पर आपको पावर यहाँ लिखनी ही पड़ेगी। अगर स्टोकियोमेट्री में यू हैव टू बैलेंस द रिएक्शन, आप रिएक्शन को बैलेंस करोगे। और अगर स्टोकियोमेट्री में आपके पास नंबर कुछ भी आगे है तो आप उसको पावर में राइज करोगे। फिर हमारे पास होती है प्रेशर ऑफ गैस, हाइड्रोजन गैस, क्योंकि ये गैस होता है। तो आप ये चीज़ जानते हो कि जब भी गैस हमारे पास होगा, गैशियस हमारे पास रिएक्टेंट हो या फिर गैशियस प्रोडक्ट होंगे, तो जो उनका एक्टिव मास होता है वो प्रेशर या कॉन्सेंट्रेशन के बराबर होता है। तो प्रेशर हमने माना था कि SHA में प्रेशर हमारे पास क्या होती है 1 atm होती है। यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 1। और H+ का कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास है। तो जो पावर हमारे पास होती है जब उसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो जो हमारे पास पावर होती है वो आगे आके मल्टीप्लाई होती है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2 log H+ हो जाएगी हमारे पास। और 2 से 2 हमारे पास जो होगी वो कैंसिल हो जाती है, 2 से 2 हमारे पास कैंसिल हो जाएगी। और ये हमारे पास ई नॉट ऑक्सीडेशन जो होती है वो 0 होती ही होती है। तो हमारे पास ई ऑक्सीडेशन क्या बचता है -0.059 log H+। आप ये चीज़ जानते हैं जो pH हमारे पास होती है वो इक्वल्स टू माइनस ऑफ लॉग H+ होती है। माइनस ऑफ लॉग H+ लोगे तो आप इसको रिप्लेस कर सकते हो pH से। तो आप क्या कर सकते हो, माइनस और लॉग H+ को यू कैन राइट pH। तो ई ऑक्सीडेशन हमारे पास क्या हो गया pH इंटू 0.06। ये हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्मूला हो गया है कि अगर आपके पास SHE दे रखा हुआ है और आपके पास ई ऑक्सीडेशन पूछ रहा हो और pH क्वेश्चन में गिवन हो तो आप उसको सिंपली इतना सॉल्व ना करके, ये जो इतना लंबा सॉल्व है आप नहीं करोगे और आप सिंपली यूज़ करोगे pH इंटू 0.06 मल्टीप्लाई कर दोगे आप। बट याद रखना कि ये सिर्फ SHE के लिए एप्लीकेबल है क्योंकि वहाँ पर प्रेशर हमारे पास 1 atm होती है। अगर उसने इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन का ही लिया हो और अगर वो 1 atm पे नहीं होगा, प्रेशर चेंज होगा, तो यहाँ पर आप इस चीज़ को यूज़ नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होता है ई ऑक्सीडेशन इक्वल्स टू pH इंटू 0.06। जब हम बात करेंगे कि जो हमारे पास शी है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हमारे पास है वो काम करेगा एज कैथोड। तो कैथोड पे हमारे पास क्या होती है रिडक्शन। रिडक्शन मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास जो आयंस होंगे वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे एंड दे विल फॉर्म द हाइड्रोजन गैस बनेगी। इसका मतलब क्या होता है व्हेन हाइड्रोजन गैस इज कमिंग आउट ऑफ शी इट एक्ट लाइक द कैथोड की तरह काम करेगा। अब वापस से हम लोग जो सिंगल इलेक्ट्रोड की होती है नर्स इक्वेशन की वैल्यू वी हैव टू पुट हेयर। तो ई रिडक्शन विल बी इक्वल्स टू ई नॉट रिडक्शन होती है -0.0591 अपॉन एन लॉग हमारे पास होगा पी अपॉन क्यू। पी हमारे पास क्या होती है एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट साइड में हमारे पास क्या है हाइड्रोजन गैस होती है। तो प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस हमारे पास क्या हो गया 1 हो गया। और रिएक्टेंट में हमारे पास क्या होते हैं आयंस हमारे पास हैं H+ के आयंस होंगे और इसकी जो पावर होगी वो रेज़ टू 2 हो जाएगी। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो जो ये हमारे पास रिएक्टेंट में है वो जो हमारे पास नीचे वो ऊपर आएगा तो इट विल बी H+ की पावर -2 हो गया। ठीक है, पावर हमारे पास जब आगे आती है जब भी हमने बोला लॉग H+ की पावर -2 है तो हमारे पास जो -2 है वो आगे आ जाएगा। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा हमारे पास एंड इन द प्लेस ऑफ माइनस ऑफ लॉग H+ वी कैन राइट pH। हमने pH लिख दिया और एक माइनस हमारे पास साइन जो है वो रिमेन करा। तो हमारे पास ई रिडक्शन क्या होती है माइनस ऑफ pH इंटू 0.059 या फिर 0.06 हो गया।
तो ये हमारे पास किसके लिए होगा? अगर आपसे रिडक्शन पूछेगा फॉर SHE तो आप क्या बोलोगे? पीएच आपके पास क्वेश्चन में दे रखा होगा तो आप क्या करोगे? माइनस पीएच इंटू 0.06 कर दोगे, ठीक है। नाउ वी हैव टू लर्न व्हाट इज अ कॉन्सेंट्रेशन सेल। हमने आपको पढ़ा ना कॉन्सेंट्रेशन सेल के लिए इनॉट सेल हमारे पास जो होती है वो जीरो होती है। तो कॉन्सेंट्रेशन सेल होती क्या है? इसके नाम में ही लिखा हुआ है कि कॉन्सेंट्रेशन मतलब क्या हो रहा है कि जब आपने सेम मटेरियल को यूज़ किया है विद डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन, मटेरियल सेम है, मान लो आपने जिंक का एनोड लिया तो आपने जिंक का कैथोड भी लिया है, बट उसमें डिफरेंस क्या है? आपने कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर दिया, आपने किसी में कुछ और कॉन्सेंट्रेशन ले लिया, आपने उसमें कुछ और कॉन्सेंट्रेशन ले लिया, तो ये होता है हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन से। तो हमने पढ़ा ना कॉन्सेंट्रेशन सेल के लिए कि सेम मटेरियल इज यूज्ड इन डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन। अब हम लोग क्या बोलते हैं? एट एनोड। एनोड पे हमारे पास क्या होती है? ऑक्सीडेशन। मान लो आपने जिंक का इलेक्ट्रोड ले लिया है और एनोड पे हमारे पास क्या होगी? ऑक्सीडेशन होती है। ऑक्सीडेशन मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जिंक जो सॉलिड हमारे पास होगा वो जिंक आयन बनाएगा और इलेक्ट्रॉन हमारे पास जो होंगे वो निकलेंगे, ठीक है। आयन की कॉन्सेंट्रेशन आप लोग मान लो कि C1 होती है। सॉलिड का एक्टिव मास हमेशा, अगर सॉलिड आपके पास सवाल में होगा तो इसका एक्टिव मास हमेशा क्या होता है? 1 होता है, ठीक है, एक्टिव मास। एट कैथोड पे हमारे पास क्या होती है? रिडक्शन मीन्स यहाँ पर हमारे पास जो आयंस होंगे वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे एंड दे विल फॉर्म द जिंक सॉलिड, और इसकी कॉन्सेंट्रेशन हमारा मान लेते हैं कि C2 होती है। वी हैव टू राइट द नेट सेल इक्वेशन। तो नेट सेल इक्वेशन करेंगे, इसको आपस में ऐड कर लेंगे और जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे हमारे पास। तो यहाँ पर आता है जिंक सॉलिड प्लस जिंक आयन C2 कॉन्सेंट्रेशन वाली, यहाँ पर हो गया रिएक्टेंट साइड में। फिर हमारे पास इसमें क्या होती है? जिंक आयन C1 कॉन्सेंट्रेशन वाली एंड वी हैव द जिंक सॉलिड, ठीक है। अब इसका सेल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है? क्योंकि एनोड पे हमने क्या लिया है? जिंक को लिया है, और क्या होती है जिंक की? ऑक्सीडेशन। तो क्या होता है? जिंक हमारे पास जो है वो जिंक आयन में कन्वर्ट होता है एट द एनोड। इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है? C1 है। फिर आपने लिया सॉल्ट ब्रिज को, फिर आपने लिया कैथोडिक कंपार्टमेंट। वहाँ पर क्या होती है? रिडक्शन मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो हमारे पास आयन होंगे वो किस में कन्वर्ट होती है? जिंक में, ठीक है। ये आपका हो गया सेल रिप्रेजेंटेशन फॉर दी कॉन्सेंट्रेशन सेल। और इसमें डिफरेंस क्या है? C1 और C2 जो हमारे पास है इनके कॉन्सेंट्रेशन जो है वो अलग अलग है। नाउ अप्लाइंग द नर्स की इक्वेशन लिखेंगे इसको। तो नर्स इक्वेशन हमारे पास क्या होगी? ई सेल, क्योंकि आपने यहाँ पर क्या लिया है? सेल लिया है। आपने यहाँ पर इलेक्ट्रोड नहीं लिया है, एनोड नहीं लिया है, कैथोड नहीं लिया है, पूरा कंप्लीट सेल है। तो आपकी ई सेल हमारे पास होगी इक्वल्स टू इनॉट सेल माइनस 0.059 लिखो या फिर आप 0.06 लिख दो। आपने कैलकुलेशन इसके लिए अपॉन 2। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने थे? यहाँ पर 2 थे। लॉग C1/C2। C1 क्यों किया? क्योंकि प्रोडक्ट साइड में जो हमारे पास जिंक आयन उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है? C1 हमारे पास है, और जो रिएक्टेंट साइड में हमारे पास जिंक आयन उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है? C2 आपके पास है। तो आपने कहा C1/C2। अब हमने पढ़ा है कि कॉन्सेंट्रेशन सेल के लिए इनोड सेल हमारे पास क्या होती है? ऑलवेज जीरो, क्योंकि आपका क्या है होती है? SRP ऑफ द कैथोड, SRP ऑफ द एनोड हमारे पास जो होती है वो सेम होंगी, तो वो अपने आप से जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब हमने देखा कि इनॉट सेल हमारे पास जीरो हो गई, तो फॉर्मूला में क्या होता है हमारे पास? ई सेल विल बी 0.06 अपॉन एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास होते हैं लॉग C2/C1। आप बोलोगे ये C2/C1 कैसे हो गया? यहाँ पर माइनस साइन हमारे पास था, साइन को चेंज करने के लिए हमने इसको जो है इन्वर्स कर दिया। हमने इसको इन्वर्स कर दिया तो हमारे पास जो साइन हो गया वो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया? लॉग C2/C1। तो ये हमारे क्या हो गया? ये पॉजिटिव वैल्यू आ गई। तो ई सेल हमारे पास जो होगी विल बी इक्वल्स टू 0.06 अपॉन एन। यहाँ पर आप इसको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को आप कुछ भी कर सकते हो, बट यहाँ पर आप इसको 0.03 मत करना अभी, क्योंकि ये वैरी करता है। तो 0.06 अपॉन एन लॉग C2/C1। C2 हमारे पास क्या होती है? कॉन्सेंट्रेशन। C1 हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन है जिंक आयन की। अगर हम चाहते हैं कि जो सेल हमारे पास है वो स्पॉन्टेनियस वर्क करता रहे, तो डेल्टा जी हमारे पास क्या होती है? माइनस ऑफ NF ई सेल के बराबर होती है। और स्पॉन्टेनियस चाहते हैं तो डेल्टा जी हमारे पास क्या होती है? नेगेटिव होती है। डेल्टा जी शुड बी नेगेटिव फॉर ए स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। इसका मतलब क्या होता है? लेस देन जीरो होना, मतलब नेगेटिव होना। और अगर हम जहाँ बोल रहे हैं कि डेल्टा जी नेगेटिव हमारे पास होगी तो ई सेल शुड बी पॉजिटिव। अगर हम चाह रहे हैं कि ई सेल पॉजिटिव आए, हम चाहेंगे ई सेल पॉजिटिव आए, तो उसके लिए क्या करेंगे? जो C2 की कॉन्सेंट्रेशन शुड बी मोर देन C1 कॉन्सेंट्रेशन। तो इसके लिए C2 की कॉन्सेंट्रेशन अगर C1 की कॉन्सेंट्रेशन से ज़्यादा होगी तो हमारे पास जो रिएक्शन होगा वो स्पॉन्टेनियस होगा, मतलब वो अपने आप से हो जाएगा, हमें उसे बाहर से इनिशिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है।
ये जो स्पॉन्टेनियस वर्किंग था ये हमारे पास थ्योरेटिकल पर्पस में पूछ सकता है कि आफ्टर सॉल्विंग द क्वेश्चन कि ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है कि नहीं है, ठीक है, वो ऐसे पूछ सकता है। ओके, क्लियर है।